अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जिस तरह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ डेली इम्पोर्टेंट आर्टिकल की समरी शेयर की जाती है। सो आज के हमारे टॉन के दो आर्टिकल हैं जी, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। एक है डॉक्टर प्रवेश उडबाइका जी, और एक जो गिलगित बल्तिस्तान में अभी करंटली प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ऊपर है जी। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये है जी हमारा। अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर हो जाएगी जी। जी बेटा। ये है हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल, और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और ये मैं स्टार्ट में थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। डेफिनेटली डॉक्टर परेश भाई एक रनाउंड फिजिस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ जी वो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है या जो पाकिस्तान के अराउंड जो मुसलमानों की सिचुएशन है उनके बारे में जी वो गहरी तशवीश का इजहार भी करते हैं और दर्द दिल भी रखते हैं। अ, उनका आर्टिकल है जी राम मंदिर एंड इल पोर्टेंट। पोर्टेंट होता है जी कि एक वार्निंग साइन। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी ब्रीफली कुछ वर्ड्स में आपको बता दूं कि इसमें बात क्या हो रही है, ताकि आप जब मैं इसको स्टार्ट करूं तो आप इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर पाए जी। बेटा, इसमें बेसिकली जो प्रेस हुडबाय साहिब हैं वो बात कर रही हैं इंडिया के बारे में। अभी रिसेंटली वहाँ पे एक अयोध्या सिटी बनने जा रही है। तो उसमें एक मंदिर बनाया जा रहा है, और डेफिनेटली ये बिल्कुल वहीं पे है जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी जी। और फर्दर वो इसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स है वो सियासत में यूज़ की जा रही है, और मोदी किस तरह से जो करंट पीएम है वो अपनी नेक्स्ट इलेक्शंस टर्म को भी जीतने के लिए वो किस तरह से रिलीजन का इस्तेमाल कर रही हैं। फिर वो बताते हैं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट सगीर में इससे पहले भी ऐसा होता है आया है, और पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है इवन सिंस द इंसेप्शन ऑफ द पाकिस्तान। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। और जिस तरह आप देख सकते हैं, होपफुली आपके साथ स्क्रीन कंप्लीटली शेयर हो रही होगी। वो स्टार्ट से हमें ये बताते हैं कि जो पिछले 5 दहाइयों से, सॉरी पिछली 5 सेंचुरी से जो बाबरी मस्जिद खड़ी थी जहाँ पे, अब वहाँ पे जी राम मंदिर बनने जा रहा है। और ये एक बिल्कुल जिस तरह इटली की एक वेटिकन सिटी है, तो वो कहता है कि यह एक न्यू वेटिकन सिटी बनने जा रही थी। बिकॉज वहां पे तकरीबन हैरत अंगेज तौर पर 4.2 बिलियंस रुपीस कलेक्ट किए गए हैं एज अ डोनेशन, ऑफिशियल्स की तरफ से या प्राइवेट में। और जो अभी वहाँ पे वो टेम्पल बनाने जा रही हैं, राम का जो टेम्पल है वो अभी बनने में डेफिनेटली अभी सालों सालों लग जाएंगे जी। लेकिन उसकी जो तकदीस की सरमनीज हैं, जो तकरीबात हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा रिसेंटली आरएसएस ने जी तकरीबन 50 मिलियंस के करीब स्मॉल फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और 7 टन्स ऑफ हलवा, यानी कि इतना ज्यादा हलवा भी जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड स्टिल अराइव। फर्दर जी वो इसमें ये बताते हैं कि इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं वो ये है कि ऑलमोस्ट ट्रेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सबको बुक किया गया, अरेंज किया गया। तकरीबन 1 लाख साधुस को और डिवोटीज को वहां से यहाँ पे लाया जाएगा जी। फिर जो वहाँ पे न्यू 5 स्टार होटल्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए। फिर उसके बाद स्कूल्स में प्रेयर का भी ऑर्डर किया गया। फिर इसके साथ साथ जी मुसलमानों को भी इंतबा की गई कि वो बस और ट्रेन के सफर से गुरेज करें जी इन दिनों में। फर्दर मंडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र नरेंद्र मोदी जो है वो अराइव यानी कि अयोध्या में आएंगे। और उनका जो उन्होंने रिसेंटली एक मैसेज दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस हिस्टोरिक मोमेंट का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था जी कि जो हमारी कंट्री है इसमें जो 140 करोड़ रहने वाले लोग हैं, वो इस दिन जब ये जो तकरीबात स्टार्ट होंगी, जब जिसमें जो राम
लाल हैं उनकी जो राम की मूर्ति वहां पे रखी जाएगी। सो उस दिन वो जी राम ज्योति के नाम पे अपने घर में दिए जलाएं। और फर्दर उसी दिन पे जो इम्पोर्टेंटली के जो हॉस्पिटल्स हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी जी एक रिपोर्ट दी है जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की गई बहुत सारी फीमेल्स की तरफ से कि उन्हीं उसी मुबारक दिन पे उसी ऑस्पिशियस डेट पे उनका जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका सी सेक्शन के थ्रू उनके बच्चों की बर्थ हो जाए जी। फर्दर इसी तरह से राइटर आगे हमें बताते हैं कि ये जो पर्पस है, ये जो सेलिब्रेशन का पर्पस है डेफिनेटली जिसमें उनके पीएम उनको लीड कर रहे हैं, ये जो बज़ाहिर नजर आता है ये जी रिलीजियस है। और इससे डेफिनेटली कुछ उनके जो सीनियर जो पंडित हैं या जो मुल्लास इस तरह, तो वो इससे इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं जी कि जो करंट पीएम है वो इस एबल नहीं है, यानी कि वो अनक्वालिफाइड है कि वो प्रेन प्रतिष्ठा कर सकें जी। फिर डेफिनेटली लेकिन इन सब चीज़ों से करंट प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जी मोदी जो है वो ये मैटर्स करके कुछ सिग्नल भी देना चाह रहे हैं। और राइटर कहता है कि वो दो ऑडियंस को सिग्नल देना चाह रहे हैं कि एक तो ये जो इन री इनकारनेटेड इंडिया है ये सिर्फ हिंदुओं का है जी, यानी कि जो दोबारा से जन्म लिया इंडिया, जो कि मोदी की लीडरशिप में जन्म लिया है जिस इंडिया ने, वो सिर्फ हिंदुओं का है। और पहला मुस्लिम जो उनका उसका मैसेज है वो मुसलमानों के लिए है। और डेफिनेटली जिस तरह पाकिस्तान में मुसलमान हिंदूज को इंफीरियर सिटीजन समझा जाता है उनके बहुत सारे राइट्स में, इसी तरह से इंडिया में भी ये सब होने जा रहा है। बिकॉज वो राइट अकॉर्डिंग टू राइटर वो ये समझते हैं कि वहां पे रहने वाले जो मुस्लिम हैं वो बेसिकली उन इन्वेडर्स की, यानी कि जो हमला आवर थे जिन्होंने इंडिया पे आके कब्जा कर लिया, उन इन्वेडर्स की नाजायज औलाद है। बिकॉज उन्होंने उन अकॉर्डिंग टू देम कि उन्होंने जी उस पाक लैंड को, उस जी हॉली लैंड को इन्वेडर्स ने नापाक किया। फर्दर राइटर हमें इसी में ये बताता है कि जो बदला लेने का तरीका है पुराने स्ट्रक्चर्स को गिरा के, इस तरह की एग्जाम्पल डेफिनेटली ये हिंदुत्व का एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। और ये कोई नई बात नहीं है कि रिसेंटली एक मॉब था जो कि चैंट्स जो नारेबाजी कर रहा था जय श्री राम जी। और उसने एक वहां पे एक मदरसा, ये 2023 मार्च की बात है जी, एक पुराना मदरसा था और उसमें बहुत सारे नुस्खे भी थे, उसको जी आग लगा दी, उसको जला दिया जी। फर्दर वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल हमने वो बदला लिया, कौन सा बदला जी, जो एक बख्तियार खिलजी ने जब उन्होंने इन्वेड किया था 12th सेंचुरी में, तो उन्होंने जी उस वक्त के जो राम मंदिर था उसकी तौहीन की थी, उसको जी गिरा दिया था। तो आरएसएस वाले कहते हैं जी कि हमने वो बदला दिया है। और फर्दर आरएसएस वालों ने जो वहाँ पे अयोध्या के गिर्द मुसलमान रहते हैं, उनके मंदिर हैं, मदरसे हैं, तो उनसे कहा है कि काइंडली आप किसी भी किस्म के इख्तलाफ से, किसी भी किस्म से कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उस दिन आप जय जय राम अपनी मस्जिदों में बोले जी, मदरसों में, दरगाह में, ताकि किसी भी तरह के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। फर्दर राइटर हमें ये बताता है कि इसमें कांग्रेस का जो प्रिंसिपल है, डेफिनेटली कांग्रेस शुरू से एक सेकुलर जमात रही है, तो वो भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज पहले तो कांग्रेस ने ये कहा था कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट उनके ऊपर अभी जो एक प्रेशर है कम्युनिटी की तरफ से वो बहुत ज्यादा है। बिकॉज अब वो भी वेग उनका जो क्लियर है फॉर नेक्स्ट इलेक्शन वो जी अनक्लियर हो चुकी है। बिकॉज मोदी कॉन्स्टेंटली जी सॉरी कंसिस्टेंटली मोदी जो है वो मजहब कार्ड, रिलीजन कार्ड पॉलिटिक्स में खेल रहा है। और इसी वजह से जो कांग्रेस की रहनुमा है उनके ऊपर भी एक प्रेशर है। और जब स्टार्ट में उनकी लीडरशिप ने इनकार किया था कि वो वहां पे विजिट नहीं करेंगे, लेकिन फिर उनकी जो लोअर रैंक की लीडरशिप है वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने वहां पे विजिट भी किया और विजिट के साथ साथ उस रिवर में उन्होंने जी आ, उसमें वो जो एक हॉली रिवर है वहां पे उन्होंने जी गोता भी लगाया और अपने जो पछत उनका जो एक था जी, एक जो रिलीजियस एक सेरेमनी है उसको परफॉर्म किया। फर्दर राइटर हमें ये बताता है कि किस तरह से सियासत को मजहब मजहब को सियासत में मिक्स करने की एक पुरानी तारीख है।
कि राइटर कहता है कि अगर हम देखें तो 1937 के जो इलेक्शंस थे उसमें मुसलमान जो तहरीक थी, जो इंडिया मुस्लिम लीग तहरीक थी जी, पार्टी थी, इसको एक बुरी तरह शिकस्त हुई थी। फिर इसकी लीडरशिप ने रिलीजन को एज अ वेपन यूज किया और उसको पॉलिटिक्स में शामिल कर दिया जी, उसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया। और सेम जब जनरल ज़ियाउल हक ने रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज किया था, तो वो बेसिकली री इंजेक्ट किया था उसी चीज को जो 1937 के इलेक्शंस के बाद ऑल मुस्लिम लीग ने किया था। और अगर आज हम बात करें तो हमारी आज के दौर में भी राइटर कह रहा है कि हमारी जो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपी है, तो वो भी रिलीजन को एज अ वेपन यूज करती हैं अपने जो उनके ऑपोजिशन में है उनके अगेंस्ट ही। अब देख सकते हैं रिसेंटली इमरान खान साहब ने अकॉर्डिंग टू राइटर इस तरह से किया था, और अब पीएमएलएन भी सेम उनको करेक्टराइज करने के लिए रिलीजन का यूज कर रही है। फर्दर राइटर हमें ये बताता है कि डेफिनेटली जो 1947 का इंडिया था वो एक सेकुलर इंडिया था कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान। बिकॉज उस वक्त के जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो एक एथिस्ट थे, और वो जहाँ पे मस्जिद को विजिट करते थे वहीं पे वो मंदिर को भी विजिट करते थे। उनकी कुछ एग्जाम्पल्स देता है इसमें, और बताता है कि किस तरह से जब उनके कुछ मिनिस्टर्स ने या कैबिनेट ने जब मंदिर को दोबारा से बिल्ड करना शुरू किया, और वो भी सरकारी खर्चे के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को जी अपोज किया, रेजिस्ट किया और उसको रोक दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई पर्सनली ये इनिशिएटिव लेता है तो गवर्नमेंट को इससे कोई इशू नहीं है, बट गवर्नमेंट जो अवाम के टैक्स से ये सब नहीं करेगी जी। फर्दर अगर हम देखें तो जो इंडिया के फाउंडर थे जिनको महात्मा गांधी साहब, तो राइटर उनके बारे में बताता है कि वो भी इस चीज के बारे में बड़े क्लियर थे, और वो भी एक एथिस्ट थे। बिकॉज उन्होंने भी जी जब उनकी 21 नवंबर को एक मीटिंग थी, दुआ मीटिंग जिसमें थी, तो उन्होंने कहा था जी कि मुझे इतलास मिली है कि तकरीबन 137 मॉस्क जो है दिल्ली में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और किसी को जी मंदिर में चेंज कर दिया गया है। तो सेम इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ, और पाकिस्तान में भी बहुत सारी मस्जिद जो उनके मंदिर थे उनको किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और जी किसी को जी एक उनको कन्वर्ट कर दिया गया मॉस्क के अंदर। एंड फर्दर एंड फिर राइटर इन सब चीज़ों को कंक्लूड करता है पाकिस्तान के साथ, और वो यही कहता है कि पाकिस्तान क्या एक वाकई में एक सेकुलर स्टेट बन सकता है, या इंडिया जो है वो कहते हैं जी पाकिस्तान डेफिनेटली, क्योंकि हम ये सब 1947 से देखते आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में किसी भी मजहब की तौहीन, किसी भी इंफीरियर सॉरी जो मिनॉरिटीज हैं उनके साथ जो ज्यादती जुल्म होता है, ये कोई नई बात नहीं है। बट जब वो कहता है कि मैं जब विजिट किया था कुछ साल पहले इंडिया में, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें इतनी जल्दी से, यानी कि सेकुलरिज्म का रीट्रीट होना, पसपाई होना इनटू एक स्पेसिफिक रिलीजन में, तो वो कहता है कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और डेफिनेटली पाकिस्तान को भी अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको चेंज करना पड़ेगा जी। इस तरह कुछ क्वेश्चंस के साथ एंड पे जाके इसको कंक्लूड करता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जी, अगर आपने पाकिस्तान और इंडिया के जो एक बैकग्राउंड है उसको अंडरस्टैंड करना हो जी। होपफुली कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और डेफिनेटली ये नॉलेज है बेटा, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो भी डॉन का ही है, और द क्राइसिस इन गिलगित बल्तिस्तान जी। अ, जिस तरह आपको आइडिया होगा कि रिसेंटली जिस जब इंडिया ने अपने वाले एरिया की कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था, तो हमने भी थोड़ा सा हमारे वाले कश्मीर का भी स्टेटस चेंज कर लिया था, और हमने भी कुछ वहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आए थे जी। ये आप देख सकते हैं गूगल पे जाके जी। फर्दर हम यहाँ पे आर्टिकल की बात करते हैं जी। आर्टिकल में स्टार्ट में जी डेफिनेटली जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, और वहाँ पे जी ज़्यादा पाकिस्तान मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं किया जाता, तो हमें उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया के ऊपर ही मिलती है जी।
इस आर्टिकल में राइटर हमें ये बताता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें जी एक दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, और इस दफा जो प्रोटेस्ट है जी वो प्राइस के ऊपर है। जो वीट प्राइस है उसके ऊपर रिसेंटली जो वीट के ऊपर सब्सिडी थी वो वापस ले ली गई थी, जिसकी वजह से उनकी जो वीट की प्राइस थी वो इंक्रीज कर गई थी जी। और जिस वजह से गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो है वो पिछले तकरीबन 19 20 टू 25 डेज से ये जो एक धरना है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये चल रहा है। और सिर्फ बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में भी जी जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइक द्यामर है, हुंजा है, खिजर है जी, और इस तरह से आ, उन वहाँ पे भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। और रिसेंटली जो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट को बैन कर दिया था 3 मंथ्स के लिए, लेकिन वहाँ की जो चीफ कोर्ट है उसने जी इस बैन को इलीगल करार दिया। फर्दर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जी कोशिश की कि हम उन डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ बातचीत करें और उनको इस बात पे रजामंद करें कि जब न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उनके साथ हम उनके मुतालबात रखेंगे। बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और स्टिल उनका जो धरना है वो कंटिन्यू है। और यानी कि जो इस वक्त वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट है, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वहाँ पे वो इस वक्त जी फेल हो चुके हैं उनके साथ निगोशिएट करने में। एंड फर्दर अब हम बात करते हैं, राइटर जो हमें बताता है कि उनके मुतालबात क्या हैं। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट ने क्योंकि जीबी का जो एक स्टेटस है वो जी अब गैर मुबहम है, यानी कि उसके बारे में जो हमें एम्बिग्यूटी है वो क्लियर नहीं है। जो जीबी का इस वक्त स्टेटस है। फर्दर राइट बताता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता है कि हमें जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे जी प्राइम मिनिस्टर 1970 में, उन्होंने एक इनिशिएट लिया था। तकरीबन जो प्राइसेस थी वीट की, ऑयल की, पीआई की, और पीआई के टिकट्स जो थे उनमें एक सब्सिडी उन एरियाज के लिए उन्होंने अनाउंस की थी। और अभी तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता उन सब से सब्सिडी उठा ली गई है, और सिर्फ जो बाकी थी वो गंदम के ऊपर थी, और अब गंदम में भी उसको उठा लिया गया है। अब फर्दर राइटर्स कहते हैं कि जो उनके मुतालिबात हैं वो जी बहुत सिंपल से हैं, जो कि हर प्रोटेस्ट में होते हैं। और सबसे पहले जो है वो है जी फाइनेंस एक्ट। वो कहते हैं जी कि जब तक हमें एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल जो हमारी असेंबली है उसमें हमें एक मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। वो कहते हैं जी कि आप जो फाइनेंस एक्ट है 2023 का, वो जो जीबी से रेवेन्यू जनरेट करेगा उसको आप जी वापस ले लें। फिर क्योंकि वो चाह रही है कि वो एक क्लियर स्टेटस के साथ रहे। और डेफिनेटली वो कहते हैं कि जो भी वहाँ के कॉमन रिसोर्सेज हैं, वो जो जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ वहाँ के लोकल्स के लिए हैं, दूसरे लोगों के लिए नहीं है जी। और वहाँ के लोग अपनी खुद इरादियत, यानी खुद जो उनकी हिकमत अमली है, जो उनका राइट टू रूल है, वो उसको बहाल करना चाहते हैं जी। वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर स्टेट्स का क्रैकडाउन होता रहा है, और पाकिस्तान स्टेट ये समझती है कि वो जो वहाँ पे जितनी भी ज़मीन है जो किसी की ऑनरशिप में नहीं है वो पाकिस्तानी स्टेट की है, वो कहते नहीं, वो वहाँ के लोकल लोगों की है। और फर्दर यही सब वो मुतालबात हैं जी जो वो गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। और डेफिनेटली ये जो एक इसके जो सोल्यूशन है वो एक न्यूली गवर्नमेंट ही इसको डील कर सकती है। एंड फर्दर वो कुछ एग्जांपल्स देता है किस तरह से उनके जो एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, या उनके जो राइट एक्टिविस्ट थे, उनके अगेंस्ट स्टेट की तरफ से क्रैकडाउन होता रहा, और किन किन लॉज के अगेंस्ट ये चीज़ें होती रही हैं। तो एंड पे जी इस को वो कंक्लूड करता है और वो कहता है जी कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं पाकिस्तान स्टेट के, उनको इस चीज़ के ऊपर रिकंसिडर करना होगा और उनके इश्यूज को रिसॉल्व करना होगा। ये था जी हमारा आज का सेकंड आर्टिकल। होपफुली ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नॉलेज को शेयर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।